हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लें जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, आज हम रैंकिंग अरेंजमेंट लेवल 4 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी, रेलवे, व्यापम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग की सीरीज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करें दोस्तों। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करें तो आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और आगे और भी अपडेट होते चलेंगे, क्योंकि मैं एक तरफ से पूरा का पूरा रीजनिंग मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। तो आज की सेशन में हम रैंकिंग अरेंजमेंट लेवल 4 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का कलेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, आज का पहला सवाल स्क्रीन में, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, पेन कॉपी लीजिए और खुद से एक बार प्रयास करें कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे पैटर्न के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया भी है दोस्तों, यकीन मानिए। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सवाल का कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। अधिक भारी सिक्के मतलब ऐसा सिक्का जिसका वजन अधिक है, ठीक है, तो उसका मूल्य भी अधिक होगा। मतलब कम मूल्य के सिक्के का वजन कम होगा, यही बात है ना। सीता का सिक्का मनोज के सिक्के से भारी और राहुल के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नीतू का सिक्का सीता के सिक्के से अधिक मूल्यवान लेकिन यामिनी के सिक्के से हल्का है। राहुल का सिक्का मनोज के सिक्के से महंगा है, ठीक है। राहुल का सिक्का मनोज के सिक्के से महंगा है, मतलब राहुल का सिक्का अधिक मूल्यवान है, अधिक भारी है मनोज के सिक्के से, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे कम मूल्यवान सिक्का किसका होगा पता करके बतानी है। हमने कहा जी, आप ना ऐसे एक एरो खींचे, एरो का डायरेक्शन ऊपर के तरफ, ठीक है। तो आप यहां पे इन लोगों के सिक्के को अरेंज करेंगे, ठीक है। एक अरेंजमेंट का क्रम यहां पे देखना रहेगा आपको कि ऊपर में बैठा व्यक्ति का सिक्का अधिक मूल्यवान, नीचे में बैठा व्यक्ति का सिक्का कम मूल्यवान। अधिक भारी सिक्के ऊपर में रहेंगे, कम भारी सिक्के नीचे में रहेंगे, यही बात है ना, ये एरो का डायरेक्शन। अच्छा जी, तो हमने कहा जी सबसे पहली बात, सीता का सिक्का मनोज के सिक्के से भारी है, तो मनोज के सिक्का सीता के सिक्के के नीचे आएंगे एरो के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है जी। और यहां पे राहुल के सिक्के से अधिक मूल्यवान है किसका सिक्का, देखो कनेक्टिविटी शब्द है और, तो कनेक्टिविटी शब्द और ये फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा क्या, तो इस पर्टिकुलर लाइन में फर्स्ट पर्सन कौन है, और के पहले फर्स्ट पर्सन सीता है ना, तो सीता का सिक्का मनोज के सिक्के से भारी है, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, हाँ जी। और यही सीता का सिक्का राहुल के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, इसका मतलब सीता का सिक्का मनोज के सिक्के से तो भारी है लेकिन सीता का सिक्का राहुल के सिक्के से भी भारी है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मनोज और राहुल के सिक्के के बारे में यहां पे दिया गया, हमने बोला था इसको ध्यान रखना। राहुल का सिक्का मनोज के सिक्के से महंगा है, राहुल का सिक्का मनोज के सिक्के से महंगा है, मतलब राहुल का सिक्का अधिक मूल्यवान है मनोज के सिक्के से, ठीक है जी। तो अगर मैं सीता, राहुल, मनोज इन तीनों को क्रम में बिठाऊं यहां पे, ठीक है, अधिक भारी सिक्का कम भारी सिक्का, इस हिसाब से क्रम में बिठाऊं, तो आप कहेंगे सर यहां पे इन तीनों में सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का सीता के पास है, अग्री करेंगे। और सीता से नीचे कौन आएंगे, तो आप कहेंगे मनोज भी आएंगे और राहुल भी आएंगे, लेकिन यहां पे देखो राहुल का सिक्का मनोज की सिक्का से अधिक महंगा है, ठीक है। तो मैंने कहा जी सीता के जस्ट नीचे राहुल आना चाहिए, ठीक ना, उसके बाद राहुल के नीचे मनोज आना चाहिए, पक्की बात है यहां तक,
ठीक है जी। अब देखो और कौन कौन बचे हुए हैं भाई जिसके पास सिक्का है, तो सीता हो गए, राहुल हो गए, मनोज हो गए। अब देखो नीतू का सिक्का, नीतू का सिक्का सीता के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, मतलब नीतू ऊपर में रहेंगे और सीता नीचे में रहेंगे ऐसे। तो सीता तो यहां बैठ गई है ना, तो सीता के ऊपर में नीतू, नीतू का सिक्का सीता के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन यामिनी के सिक्के से हल्का है ना, यामिनी के सिक्के से हल्का है, मतलब समझ पा रहे हैं, यामिनी के नीचे होना चाहिए। कौन? फर्स्ट पर्सन नीतू, है ना। अरे लेकिन शब्द कनेक्टिविटी शब्द है जो किसको कनेक्ट करेंगे? फर्स्ट पर्सन यहां पे नीतू है, इस पर्टिकुलर लाइन में फर्स्ट पर्सन देखेंगे तो नीतू, तो नीतू का सिक्का सीता के सिक्के से अधिक मूल्यवान, बिल्कुल। और यही नीतू का सिक्का यामिनी के सिक्के से हल्का है, तो यामिनी के सिक्का अधिक मूल्यवान हो जाएंगे नीतू के कंपेयर में, ठीक है। अच्छा जी, और कौन? नहीं, सब तो हो गया। तो सबसे कम मूल्यवान सिक्का किसका है? तो आप कहेंगे जी ऊपर बैठे व्यक्ति का सिक्का अधिक मूल्यवान, नीचे बैठे व्यक्ति का सिक्का कम मूल्यवान, ठीक है। तो सबसे कम मूल्यवान सिक्का मनोज का होगा क्या? ठीक ना जी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऐसे सॉल्व करना था दोस्तों, ठीक ना। कई अप्रोच हो सकते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने का, हम इस अप्रोच से सॉल्व करके बताए। ऐसे एक एरो खींच दिए थे ऊपर डायरेक्शन बताते हुए, तो ऐसे पैटर्न के सवाल हम एक दो सवाल कराए भी हैं पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आप लेक्चर के साथ सीक्वेंस से बने रहेंगे, सीक्वेंस में फॉलो करेंगे और पूरे एंड तक फॉलो करेंगे लेक्चर को, तो आपका जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ना दोस्तों, वो मजबूत साबित होगा, यकीन मानिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों, 5 पक्षी है, कबूतर, मोर, कौवा, चील और गिद्ध, एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 पक्षी है, एक पेड़ के शाखा से उड़ना चालू करेंगे, एक साथ नहीं उड़ेंगे, एक के बाद एक ऐसे उड़ेंगे। चील कबूतर के बाद उड़ा किंतु गिद्ध से पहले, कौवा कबूतर और चील के बीच में है, मोर कबूतर के आगे है, सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, यह पता करके बतानी है। तो मैंने कहा जी चलो सेम तरीका अपनाते, हमने एक एरो खींचा ऊपर का डायरेक्शन बताते हुए, ठीक है जी। तो सबसे आगे जो पक्षी उड़ेगा या फिर सबसे पहले नंबर में जो पक्षी उड़ेगा, मैंने कहा ऊपर में होगा, ठीक है ना। और सबसे पीछे या फिर सबसे लास्ट में जो पक्षी उड़ेगा वो नीचे में रहेंगे, ठीक है जी, यही बात है, नीचे से ऐसे ऊपर, ठीक। तो अव्वल नंबर में जो पक्षी उड़ेंगे वो सबसे ऊपर में रहेंगे, उसके बाद वाला उसके नीचे, फिर उसके बाद वाला उसके नीचे, ऐसे ये बता रहा है ये एरो का डायरेक्शन। तो देखो हमने कहा चील कबूतर के बाद उड़ा, है ना, चील जो है कबूतर के बाद उड़ा, मतलब कबूतर के नीचे रहेंगे क्या? कबूतर के नीचे रहेंगे कौन? चील, क्योंकि ये चील कबूतर के बाद उड़ा, है ना जी। अब देखो किंतु मतलब फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा, तो किंतु शब्द के पहले वाले लाइन में फर्स्ट पर्सन चील है क्या दोस्तों? ठीक है, तो चील कबूतर के बाद उड़ा, लेकिन यही चील गिद्ध से पहले है, गिद्ध से पहले है मतलब गिद्ध से पहले उड़ा, कौन? चील। तो चील के नीचे गिद्ध, चील के नीचे गिद्ध, 3 लोगों का क्रम तो हमने देख लिया, ठीक है। इन 3 लोगों में कबूतर चील गिद्ध में सबसे पहले कबूतर उड़ा, उसके बाद चील, उसके बाद गिद्ध। लेकिन हो सकता है कि इनके बीच में और कोई आए, तो देखो इधर सवाल आगे रीड करने से समझ में आएगा। हमारा फाइनल अरेंजमेंट यहां पे होने वाला है, यहां पे, ठीक है जी। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, कौवा कबूतर और चील के बीच में है, ठीक है जी। कौवा कबूतर और चील के बीच में, देखो इसके बीच में एक और आ गया कौवा, तो मैंने कहा जी ये कबूतर और ये चील, तो कौवा
कबूतर और चील के बीच में है, मतलब यहां पे कौवा, ठीक है क्या? अच्छा जी, और चील के नीचे गिद्ध। ऐसे अप्रोच करना चाहिए दोस्तों आपको भी, ठीक है? तो 4 लोगों का क्रम हमने बना दिया। अब देखो आगे, मोर कबूतर के आगे है, इसका मतलब कबूतर से भी पहले उड़ गया है कौन? मोर, ठीक है? तो कबूतर के आगे या फिर कबूतर के ऊपर मोर। आई थिंक सभी पक्षी, कितने पक्षी है? 5 पक्षी, 1 2 3 4 5, ठीक है? इसका हमने अरेंजमेंट कर लिया है, ठीक ना? सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, ठीक ना? तो अभी हमने बताया आपको कि ये एरो का डायरेक्शन क्या बता रहा है, सबसे ऊपर मतलब आगे को बताएगा, ऊपर जाने पे आगे और नीचे मतलब पीछे। समझ रहे हैं बात? ठीक है? तो सबसे पीछे कौन पक्षी है? सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? आपने कहा जी गिद्ध, डी फॉर दिल्ली, ऐसे ही, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसी क्रम में एक और सवाल, ठीक ना? आप चाहे तो खुद से जरूर प्रयास करें दोस्तों, जिससे आपका दिमाग खुलेगा। पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक का भार भिन्न है, 5 लोग हैं और पांचों लोगों का जो वजन है, जिसको हम कहते हैं भार, वेट, बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। एस का भार केवल 3 व्यक्तियों से अधिक है, क्यू का भार टी से अधिक और आर से कम है, पी सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, आर एस से हल्का नहीं है, पी क्यू से भारी है, उनमें से तीसरा सबसे भारी कौन होगा पता करके बतानी है, ठीक ना? हमने कहा सेम अप्रोच, आप एक एरो खींचे ऊपर का डायरेक्शन दिखाते हुए, ठीक है? कितने लोग हैं भाई साहब? 5 लोग हैं, ठीक ना? तो मैंने कहा सबसे ऊपर में बैठा व्यक्ति सबसे भारी होगा, ठीक है ना? दूसरे नंबर में बैठा व्यक्ति दूसरे नंबर का भारी, तीसरे नंबर में बैठा व्यक्ति तीसरा सबसे भारी, और यही पता करना है दोस्तों हमको, ठीक ना? चौथे नंबर में बैठा व्यक्ति और ये 5वें नंबर में बैठा व्यक्ति। तो कौन कहां पे बैठेगा, एग्जैक्ट लोकेशन हम सवाल के शर्त के अनुसार बता पाएंगे। सारे शर्तों को कनेक्ट करेंगे और इन 5 लोगों को यहां पे बिठा देंगे, ठीक है ना? तो देखो मैंने कहा जी सबसे ऊपर में बैठा व्यक्ति सबसे ज्यादा भारी होगा क्या? सबसे अधिक भारी कौन होगा? सबसे ऊपर में बैठा व्यक्ति। और सबसे नीचे में बैठा व्यक्ति सबसे कम भारी होगा, मतलब सबसे हल्का व्यक्ति यहां नीचे में बैठने वाले हैं क्या? और सवाल का कंडीशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे है कि P सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, ठीक है? मतलब सबसे नीचे में P नाम का व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि P सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, ठीक है क्या? अच्छा जी, अब और भी बहुत सारे कंडीशंस है, सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड होना चाहिए दोस्तों। हमने कहा जी S का भार केवल 3 व्यक्तियों से अधिक है। सबसे पहली बात यहां पे 5 व्यक्ति है ना, तो देखो S का भार केवल 3 व्यक्तियों से अधिक है, मतलब S केवल 3 व्यक्तियों के ऊपर में बैठेगा। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है ना? देखो Q का भार T से अधिक और R से कम। देखो और शब्द कनेक्टिविटी शब्द होता है भाई साहब, कई बार बताए हैं आपको, जो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा। तो मैंने कहा और शब्द के पहले ये वाला लाइन, Q का भार T से अधिक, तो यहां पे फर्स्ट पर्सन Q है क्या? तो Q का भार T से अधिक और यही Q का भार R से कम। Q का भार T से अधिक और यही Q का भार R से कम, मतलब R के नीचे में Q आएगा, ठीक है? और T के ऊपर में Q आएगा, ऐसा। तो Q का भार T से अधिक और R से कम है ना जी। R S से हल्का नहीं है, R S से हल्का नहीं है, मतलब S से भारी है कौन? R। तो S के ऊपर में R आ जाएगा, ठीक है क्या दोस्तों? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं 5 लोग ही तो है, कितने लोग हैं? 5 लोग। तो यहां पर भी तो 5 लोग दिख रहा है, 1 2 3 4 5। हालांकि ये 3 लोग कौन कौन है नहीं पता,
लेकिन ऊपर के दो लोग इसका जगह तो फिक्स है क्या, कंडीशन के हिसाब से बताया ना हमने, आर और एस। तो मैंने कहा जी 5 लोगों में हमको यह पता चल गया कि सबसे ऊपर में आर आएगा, फिर दूसरे नंबर में एस आएगा। अगर आपको सवाल में पूछ दिया जाता कि सबसे भारी व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो आप बोल देते आर। अगर आपको पूछ दिया जाता कि दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, तो दूसरे नंबर में कौन है ऊपर से, एस, आपका जवाब होता एस। आपको पूछा गया है तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, मतलब यहां पे कौन आएगा ये बतानी है, ठीक है। तो देखिए यार, मैंने कहा कि यहां पे देखो क्यू टी से भारी है, ये जो क्यू है टी से भारी है। कितने जगह खाली है, 3 जगह खाली है, और पी सबसे नीचे में नहीं आ सकता, ठीक है। इतना तो श्योर है कि क्यू और टी एक साथ आएंगे, मतलब 2 जगह खाली होना चाहिए, और क्यू ऊपर में आएंगे। तो यही एक पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पे टी और क्यू ऐसे बिठा देते तो पी के लिए जगह बचता जो सबसे नीचे, और सबसे नीचे में पी आ नहीं सकता। अग्री करेंगे, तो इस हिसाब से यहां पे पी आ जाएगा। अब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एस का भार केवल 3 व्यक्तियों से अधिक है, तो केवल 3 व्यक्तियों के ऊपर आना चाहिए एस। आ रहा है क्या, हाँ जी। अब देखो क्यू का भार टी से अधिक, आर से कम, ठीक है, तो टी के ऊपर क्यों आना चाहिए, आ रहा है जी। और देखो आर के नीचे क्यों आना चाहिए, देखो आर के नीचे है ना क्यों, बहुत बढ़िया। और साथ के साथ पी सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, मतलब सबसे नीचे में पी नहीं आएगा, दिख रहा है ना, नहीं आ रहा है। आर एस से हल्का नहीं है, मतलब आर एस से भारी है, तो आर ऊपर होना चाहिए एस के, बिल्कुल करेक्ट। पी क्यू से भारी है, मतलब पी क्यू के ऊपर दिखना चाहिए, दिख रहा है ना, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैंने कहा जी तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, तो ऊपर से देख सकते हैं आप पी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। एक फिल्म समारोह में 8 फिल्में दिखाई जानी है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। सी से ठीक पहले ई को दिखाया जाएगा, ए को तीसरे तथा जी को 5वें स्थान क्रम में दिखाया जाएगा। यदि ई के तुरंत पहले डी को दिखाया जाता है तो बतानी है 6वें स्थान पर किसको दिखाया जाएगा, ठीक है। हमने कहा जी अगर 8 फिल्में दिखानी है तो मैं नंबर पहले लिख देता हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर और ये 8वां नंबर, इस तरह से, ठीक है। अब पहले नंबर पे किसको दिखाया जाएगा, चौथे नंबर पे किसको दिखाया जाएगा, 8वें नंबर पे किसको दिखाया जाएगा, या फिर 6वें नंबर पे किसको दिखाया जाएगा, वो तो हम सवाल के कंडीशन के हिसाब से तय करेंगे, ठीक है। अगर आप सवाल ध्यानपूर्वक रीड किए होंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि ए और जी ये दोनों फिल्में ऐसे हैं जिसका स्थान फिक्स है। कैसे, ए को तीसरे क्रम में दिखाया जाएगा, ठीक है ना, ए को तीसरे क्रम में दिखाया जाएगा। अच्छा जी को 5वें क्रम में दिखाया जाएगा, ठीक ना, जी को 5वें क्रम में दिखाया जाएगा। अग्री करेंगे। अच्छा जी, अब यहां पे बड़ा मजेदार कंडीशन दिया गया है, सी से ठीक पहले ई को दिखाया जाएगा। सी से ठीक पहले मतलब ई पहले दिखाएंगे, उसके बाद उसके जस्ट बाद सी को दिखाएंगे, ऐसा। तो अगर मैं यहां पे ऊपर के डायरेक्शन में एरो खींच देता हूं तो ये क्या बता रहा है, ई वाले फिल्म को पहले दिखाया जाएगा, उसके जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद सी को दिखाया जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ना, देखो सी से ठीक पहले ई को दिखाया जाएगा। अग्री करेंगे। और देखो ई के तुरंत पहले डी को दिखाया जाएगा, मतलब डी को पहले दिखाएंगे, उसके जस्ट बाद ई को दिखाएंगे। अग्री करेंगे दोस्तों। हमने कहा जी डी को दिखाया जाएगा उसके जस्ट बाद ई को, यही है क्या इसका मतलब कि
ई के तुरंत पहले डी को दिखाया जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहां पे दोनों कंडीशन में ये फिल्म ई कॉमन है क्या? हाँ जी। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके बताऊं, इन दोनों को मर्ज करके बताऊं तो ऐसा बता सकता हूं क्या दोस्तों? देखिए मैंने कहा जी डी और ई में पहले किसको दिखाया जाएगा? डी को दिखाया जाएगा, उसके तुरंत बाद ई को दिखाया जाएगा। ई और सी में कहें तो ई को पहले दिखाएंगे, उसके तुरंत बाद सी को दिखाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों मूवी को, इन तीनों फिल्मों को, ठीक है, बिल्कुल एक के बाद एक दिखानी है। सबसे पहले डी, उसके बाद ई, उसके बाद सी, ठीक है। तो अगर मैं इस क्रम व्यवस्था में जाऊं तो लगातार 3 जगह खाली दिखना चाहिए। क्या यहां पे 3 जगह खाली है? नो, ठीक है। यहां ए और जी के बीच नहीं, यहीं पे खाली है क्या? तो मैं डायरेक्ट यहां पे बोल सकता हूं, डायरेक्ट यहां पे बोल सकता हूं, ठीक है, कि डी ई सी, डी पहले, उसके बाद ई, उसके बाद सी, ठीक। तो पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन, हमको जरूरत ही नहीं है पता करने का। हमको जरूरत क्या था? छठे स्थान पर किसको दिखाया जाएगा? तो छठे स्थान पर किसको दिखाया जाएगा दोस्तों? डी को दिखाया जाएगा क्या, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अग्री करेंगे? चलिए अगला सवाल, एक सीधी पंक्ति में 12 व्यक्तियों का स्थान ऊपर से नीचे दिया गया है। एल के ऊपर केवल 5 व्यक्ति है, सी तथा एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी के नीचे दूसरे स्थान पर जी बैठा है, ठीक ना। जी तथा एम के बीच केवल 5 व्यक्ति है, तो आपको बतानी है एम तथा एल के बीच कितने व्यक्ति है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन एम एंड एल? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, हम चाहेंगे आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से जरूर प्रयास करें, ठीक ना। सवाल के हिसाब से हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं एक बेहतरीन अंदाज में। हमने कहा जी एक सीधी पंक्ति में 12 व्यक्तियों को बिठानी है और स्थान ऊपर से नीचे आपको देखना रहेगा। तो मैंने कहा जी ऊपर से मैं काउंट करना चालू करता हूं, 12 लोगों के लिए जगह बना देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर से नीचे मैंने 12 लोगों के लिए क्रम बना दिया, ठीक है, 1 से 12। अब सवाल में जैसा कंडीशन बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोगों को बिठाते चलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बने 1 से ज्यादा, ठीक ना। तो करेक्ट पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराने के बाद हमको आंसर देना रहता है जो पूछा गया है उसका, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने कहा जी सबसे पहला कंडीशन क्या है? एल के ऊपर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, एल के ऊपर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब एल छठे नंबर पर बैठेगा। अग्री करेंगे? एल छठवें नंबर पर बैठेगा ना, ऊपर से छठे नंबर पर अगर एल बैठा है तभी यह संभव है कि एल के ऊपर 5 लोग। अग्री करेंगे? तो मैं कह सकता हूं क्या यहां पे एल का जो स्थान है ये फिक्स है, ठीक है ना। ये संभवता वाला स्थान नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि एल छठवें नंबर पर आएगा, नहीं, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से एल के ऊपर केवल 5 व्यक्ति, केवल और केवल 5 व्यक्ति होना चाहिए एल के ऊपर। तो ये एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एल छठवें नंबर पर आए, मतलब ये फिक्स है, एल का स्थान फिक्स है, छठवें स्थान। अब देखो, अब इधर मजे की बात होना चालू होगा। सी तथा एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, सी तथा एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, एल का स्थान फिक्स है, पता चल गया। तो सी एल के ऊपर में भी आ सकते हैं, सी एल के नीचे में भी आ सकते हैं, क्योंकि सी और एल के बीच में 3 व्यक्ति चाहिए ना यार। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर हम कहें, ठीक ना, तो मैंने कहा जी अगर सी
अगर सी सेकंड वाले प्लेस में आता है तो इनके बीच में 3 लोग हैं, सी और एल के बीच में। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। सी और एल के बीच 3 व्यक्ति है, इसके फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी और देखें, एल के नीचे रख देते हैं सी को, ठीक है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी मैं इधर लिखूंगा। अगर सी 10वें स्थान पर है, 10th प्लेस पर है अगर सी, तो देखो सी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति, केवल 3 व्यक्ति, ठीक है। तो यहां पे एल का स्थान फिक्स है, लेकिन सी का स्थान फिक्स है क्या? नहीं, ठीक है। तो सर सी का स्थान एग्जैक्टली सेकंड में होगा कि 10th में होगा? कैसे कैसे हम बोले? तो भाई सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ना, उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी तो और भी कंडीशन बचे हुए। अब देखो ये हो चुका है थर्ड कंडीशन, सी के नीचे दूसरे स्थान पर जी बैठा है। अगर मैं इस वाले पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखूं, सी 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो सी के नीचे दूसरे स्थान पर, मतलब ये लास्ट में आ जाएगा क्या? जी। सी के दूसरे स्थान पर मतलब सी के नीचे दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन सी की पॉसिबिलिटी तो सेकंड प्लेस में भी है, तो सी के नीचे दूसरे स्थान मतलब 4th प्लेस में आ जाएगा क्या? सी के नीचे दूसरे स्थान, यहां कौन आ जाएगा? जी। तो जी के भी 2 पॉसिबिलिटी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी के भी 2 पॉसिबिलिटी, तो जी के भी 2 पॉसिबिलिटी बन गए, है ना जी। तो ये वाला कंडीशन हमने देखा। अब देखो जी तथा एम के बीच केवल 5 व्यक्ति है। अब यही कंडीशन तय करेगा, क्योंकि ये लास्ट कंडीशन है, यही कंडीशन तय करेगा कि फिक्स्ड वाले क्रम कौन सा होगा, इधर वाला कि इधर वाला। तो देखो जी तथा एम के बीच केवल 5 व्यक्ति है, तो जी इसके तो 2 पॉसिबिलिटी है ना जी। मैंने कहा अगर मैं ये वाले पॉसिबिलिटी में देखूं, इधर वाले में ये जी हो गया और एम, तो एम और जी के बीच केवल 5 व्यक्ति, तो ये कब पॉसिबल है? अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हो गए, तो ये 6वें प्लेस पे एम को होना चाहिए। तब हम कहेंगे जी और एम के बीच कितने लोग? केवल 5 लोग। हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या यहां एम को बिठाया जा सकता है 6वें स्थान पे? तो आप बोलेंगे सर नहीं, एक जगह पे 2 लोग कैसे बैठेंगे? जब हम 12 लोगों के लिए 12 स्थान बना के रखे तो एक स्थान पे एक ही लोग बैठेंगे ना। तो 6ठे नंबर पे एल ऑलरेडी बैठ चुका है जो कि फिक्स है, तो यहां पे एम कैसे आ जाएगा? अब मैं समझ गया सर, इधर लेफ्ट साइड जो पॉसिबिलिटी चल रहा था ये खत्म हो गया, ठीक है। मतलब लेफ्ट वाला पॉसिबिलिटी फिट नहीं बैठेगा, फिट कौन बैठेगा? राइट वाला पॉसिबिलिटी, ठीक ना। मतलब यहां पे सी का जगह फिक्स है, जी का जगह भी फिक्स है, ये हम एग्जैक्ट पता कर लिए हैं, क्योंकि इधर वाला तो जम नहीं रहा था, लेफ्ट वाला नहीं जम रहा था ना, इसलिए राइट वाला फिक्स हो गया। अब इस हिसाब से अगर हम कहें तो जी का स्थान फिक्स, तो जी और एम के बीच केवल 5 व्यक्ति, तो भाई एम जी के ऊपर में तो नहीं आएंगे, क्योंकि जी के ऊपर में 3 जगह दिख रहा है, हमको तो ज्यादा चाहिए ना। हमने कहा जी के नीचे आना चाहिए एम, तो 5 व्यक्ति देखो जी के बाद 1 2 3 4 5, 5 हो गया। उसके बाद आएगा ना एम, उसके बाद आएगा एम, समझ गए? ठीक है, तो आप देखिए जी और एम के बीच 5 व्यक्ति दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 5, केवल 5 व्यक्ति ऐसा। तो एम तथा एल के बीच कितने व्यक्ति है पता करके बतानी है। एम तथा एल के बीच कितने व्यक्ति है? ये एल हुआ और ये एम हुआ, ठीक ना। एम तथा एल के बीच 3 व्यक्ति है क्या दोस्तों?
ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। बेहतरीन सवाल था, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यही पास एंड करते हैं। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं रीजनिंग के इस सीरीज को। ठीक, अगर आप ईमानदारी से लेक्चर्स फॉलो करते हैं और पूरे एंड तक फॉलो करते हैं, मेरी गारंटी है कि आपका जो कंसेप्चुअली थॉट प्रोसेस है रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का, वो बेहतरीन साबित होगा एक समय के बाद। ठीक है, समय देना पड़ेगा, ठीक, और वीडियो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको हम सारी सुविधाएं तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। लेक्चर वाइज तो आप देख ही रहे हैं, सीक्वेंस में हम सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ के साथ जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में क्लास नोट्स पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों, कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए या फिर सर्च करिएगा टेलीग्राम में जाकर मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।